गाइस, विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। संविधान के निर्माण से संबंधित पिछली वीडियो में हम लोगों ने संविधान सभा के गठन के संबंध में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा की प्रक्रिया के संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में दिन सोमवार था। सुबह 11 बजे संविधान सभा की प्रथम बैठक आहूत की गई और इसी बैठक में फ्रांस के तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फ्रांस के तर्ज पर, क्योंकि फ्रांस की संसद में वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता था, तो यहाँ जब संविधान सभा का गठन हुआ और प्रथम बैठक में संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनको अस्थायी सदस्य नहीं, अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनका निर्वाचन हुआ संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। किसका? तो अस्थायी अध्यक्ष जब भी पूछता है प्रश्न में तो किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसी प्रकार एस.सी. मुखर्जी और टी कृष्णाचार्य को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 को 46 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व ही 20 नवंबर 1946 को कांग्रेस में खुले मंच से इसको पास कर दिया गया था। अर्थात कांग्रेस द्वारा इसको 20 नवंबर 1946 को ही पास कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने उद्देश्य प्रस्ताव में संघीय राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें अवशिष्ट शक्ति इकाई राज्यों को सौंपी जानी थी। लेकिन जब बंटवारा सुनिश्चित हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत संघीय राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। अब यहाँ बात आती है अवशिष्ट शक्ति की।
अवशिष्ट शक्ति। एक शब्द संघीय राज्य में अवशिष्ट शक्ति। ये अवशिष्ट शक्ति क्या है? तो संघीय व्यवस्था का एक लक्षण है कि संघीय शासन व्यवस्था में दो तरह की सरकारें होती हैं और उन दोनों सरकारों की जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख संविधान में कर दिया जाता है। उन विषयों का उल्लेख संविधान में कर दिया जाता है जिन विषयों पर दोनों सरकारों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए कि उन वे विषय जिनको संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया, उन विषयों को ही अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन विषयों पर जो है कानून बनाने की शक्ति जिस सरकार को प्राप्त होती है वो अवशिष्ट शक्ति कही जाती है। तो जब मजबूत संघीय व्यवस्था की परिकल्पना आई तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार को, संघीय सरकार को सौंपी गई। लेकिन सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें अवशिष्ट शक्ति इकाई राज्यों को सौंपी जानी थी। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। लेकिन इसके पूर्व जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के पास पेश किया गया तो 16 दिसंबर 1946 को जयकर ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया कि जब तक मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होते हैं तब तक इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाएगा। तो उस संविधान सभा द्वारा यह जयकर की इस बात को मान भी लिया गया। तो बाद में जब धीरे धीरे मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित हुए तो उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब देखिए जो संविधान सभा की प्रथम बैठक आहूत की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। कब से कब तक? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। इसमें कुल संविधान सभा के कुल 210 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कुल मिला कब से कब तक? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक इन बीच में 210 सदस्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराए थे और प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक जिस दिन आहूत की गई थी उस दिन मात्र 208 सदस्य सम्मिलित हुए थे। पहले दिन कितने सदस्य सम्मिलित हुए? 208 सदस्य। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रथम बैठक में जो है मुस्लिम लीग एवं
देशी रियासतों के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए इतने कम सदस्य प्रथम बैठक में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए थे। संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो हिंदुस्तानी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में होना तय पाया किया गया। हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी या उर्दू, ये हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था, और अंग्रेजी। लेकिन जिन सदस्यों को इन दोनों भाषाओं में अपना विचार प्रस्तुत करने में कठिनाई होती थी, तो उन सदस्यों को अध्यक्ष मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता था। यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसद के तर्ज पर किया गया कि ब्रिटेन की संसद में जो अध्यक्ष होता था वह जो है सदस्यों को उसकी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता था। तो उसी के तर्ज पर संविधान सभा में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि अध्यक्ष जो है उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में बोलने का अधिकार प्रदान कर सकता था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि संविधान सभा के लिए में कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया गया जो संविधान के निर्माण हेतु सामग्री तैयार करती थी। अर्थात संविधान के निर्माण में समितियों का बड़ा ही सहयोग रहा। तो बहुत सारी परीक्षाओं में उन समितियों एवं उनके अध्यक्षों के बारे में पूछता है, तो हम कुछ प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। समितियां दो प्रकार की थी। एक प्रक्रिया संबंधी और दूसरा विषय संबंधी। अर्थात एक प्रक्रिया तैयार करने वाली समिति थी और एक विषय संबंधी। तो उसमें से कुछ समितियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वो वे समितियां और उनके अध्यक्ष। जैसे एक समिति स्टेयरिंग कमेटी या कार्य संचालन समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो के.एम. मुंशी थे। दूसरा कार्यक्रम समिति प्रक्रिया नियम समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अब संघ संविधान समिति जो थी, संघ समिति थी, राज्यों के लिए समिति थी, विशेषज्ञ समिति थी। इन समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए एक विशेष समिति थी संविधान सभा में जो बहुत चर्चित थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों का नाम क्रमशः हम आपको बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे,
एन गोपाला स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.N. मित्तल, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो उनके स्थान पर एन माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। और D.P. खेतान 1948 में उनकी मृत्यु हो जाने पर T.T. कृष्णाचारी को इनका मतलब प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। देखिए, पूरी संविधान सभा में और समितियों को भी देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों सदस्य जो थे संविधान सभा की शक्ति के केंद्र बिंदु थे। तो इनके सलाहकार के रूप में दोनों के सलाहकार, क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा अंदर ये पूछे, मतलब संघ लोक सेवा आयोग में थोड़ा सा घुस के पूछता है, तो उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है कि K.M. मुंशी और V.P. मेनन, ये दोनों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के परामर्शदाता थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को के कृष्णा स्वामी अय्यर और V.M. राव और कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दोनों लोग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के परामर्शदाता थे। S.N. मुखर्जी और V.N. राव, ये दोनों लोगों को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी चुना गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो यही V.N. राव को जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो आज हम लोगों ने अपने वीडियो के माध्यम से इन समितियों के बारे में पढ़ा, और बहुत बड़ा वीडियो ना हो जिसको देखने में आप ऊब जाएं, और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आगे का जो भाग है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।